नमस्कार दोस्तों आपने प्लेन हाईजैकिंग के बारे में बहुत कुछ सुना होगा और बहुत कुछ देखा होगा कि प्लेन हाईजैकिंग के दौरान बहुत बार यात्रियों को मार दिया जाता है तो कई बार उनको बहुत बड़ी रकम लेकर छोड़ा जाता है। लेकिन दोस्तों अमेरिका में एक ऐसी प्लेन हाईजैकिंग हुई थी जो आज भी रहस्य बनी हुई है। पुलिस ना तो उस हाईजैकर को पकड़ पाई और ना ही ये पता लगा पाई कि वो हाईजैकर आखिर कौन था। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI को उस शख्स का एक नाम पता है, लेकिन ये भी बड़ी रोचक बात है कि आखिर वो नाम उसका ही है या फिर किसी और का। तो दोस्तों आज हम इसी अनसुलझे रहस्य के बारे में आपको बताने वाले हैं। दुनिया में अपनी दिमागी ताकत का दम भरने वाली अमेरिकी एजेंसियों के पास उस केस में सबूत के नाम पर केवल उस शख्स का स्केच है और एक टाई है जो वो उस प्लेन में छोड़कर चला गया था। 46 साल तक इस केस की छानबीन करने के बाद अब FBI ने इसे बंद कर दिया है। आज से 49 साल पहले हुई इस हाईजैकिंग को अंजाम देने वाले का पुलिस पता तक नहीं लगा पाई है। DB कूपर नाम के इस हाईजैकर ने बहुत ही शातिर तरीके से पहले तो प्लेन को हाईजैक किया, फिर फिरौती की रकम भी ली और फिर आसमान से गायब हो गया। गायब भी ऐसा कि इतने साल बीतने के बाद भी वो रहस्य बना हुआ है। 24 नवंबर 1971 को हुई ये हाईजैकिंग आज भी पुलिस के लिए एक बड़ी पहेली बनी हुई है, क्योंकि DB कूपर जिन हालात में गायब हुआ उससे ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि उसकी मौत हो गई होगी। लेकिन घटना के 9 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने इस हाईजैकिंग को फिर से जीवित कर दिया। पुलिस को कुछ ऐसे सबूत मिले जिसे ऐसे लगा कि DB कूपर मरा नहीं बल्कि जिंदा है। अमेरिका के प्लेन हाईजैकिंग के इतिहास में ये एक ऐसा रहस्य है जिस पर से पर्दा आज तक नहीं उठ सका है। पुलिस को यह भी नहीं पता कि DB कूपर कौन था, कहां से आया था और कहां गया, वो जिंदा भी है या नहीं। सबूतों के तौर पर पुलिस के पास DB कूपर की एक टाई, उसके फिंगरप्रिंट्स और एक पैराशूट के सिवाय कुछ भी नहीं है। कई सालों तक अमेरिका की पुलिस इस केस पर से पर्दा उठाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो पता नहीं लगा पाई कि कूपर जिंदा भी है या नहीं। इस मामले में एक रहस्य अमेरिकी मीडिया ने भी बना दिया। दरअसल जिसे दुनिया DB कूपर के नाम से जानती है, उसने प्लेन का टिकट डैन कूपर के नाम से खरीदा था, लेकिन एक बड़े टीवी रिपोर्टर ने गलती से उसे DB कूपर के नाम से दुनिया को बता दिया, जिसके बाद से वो DB कूपर के नाम से ही जाने जाना लगा। इस हाईजैकिंग की एक और खास बात है कि प्लेन में बैठे किसी यात्री को पता ही नहीं चला कि उनका प्लेन हाईजैक हो चुका है। यात्रियों को इस बात का पता तब चला जब वो रिलीज होकर FBI के पास पहुंचे और उनसे पूछताछ की गई। तो दोस्तों आज हम आपको इसी प्लेन हाईजैकिंग के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिसके बारे में ना तो आपने कभी सुना होगा और ना कभी जाना होगा कि एक प्लेन हाईजैकर का दिमाग इतना शातिर हो सकता है। दुनिया इसे एक परफेक्ट क्राइम का नाम देती है। इतिहास की सबसे रहस्यमयी प्लेन हाईजैकिंग। अमेरिका के इस सबसे बड़े रहस्य की शुरुआत 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से ठीक 9 दिन पहले होती है, यानी 24 नवंबर 1971 को, और ये शुरुआत होती है पोर्टलैंड एयरपोर्ट से। पोर्टलैंड एयरपोर्ट के टिकट काउंटर पर एक सूट बूट और टाई पहने एक शख्स आया और उसने सिएटल से होकर वॉशिंगटन जाने वाली फ्लाइट में डैन कूपर के नाम से नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 305 में टिकट बुक कराया। प्लेन में बैठने के समय डैन कूपर के पास केवल एक ब्रीफकेस था। उसने ओवरकोट और काला चश्मा पहना हुआ था।
कूपर प्लेन की पिछली सीट पर बैठ गया। इस समय प्लेन में बैठे किसी भी यात्री को पता नहीं था कि आज का दिन उनके लिए मुसीबत वाला दिन साबित होने वाला है। साथ ही उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि इस हवाई यात्रा का एक दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। कूपर ने बाकी यात्रियों की तरह अपना सामान कक्ष में नहीं रखा, बल्कि अपने पास ही रखा। उसका हर कदम बता रहा था कि वो एक पूरी तरह सोची समझी प्लानिंग थी। उसकी रणनीति शायद बहुत पहले से ही बन चुकी थी। उसने चीजों को बड़ी ही बारीकी से जांचा, शायद इसीलिए वो किसी की नजर में नहीं आया था। 24 नवंबर 1971 को ठीक दोपहर 2:30 बजे प्लेन रनवे पे आता है और इसके बाद वो टेक ऑफ करता है। प्लेन में 3/4 यात्री थे, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि उसी प्लेन में उनकी मुसीबत भी सवार है। डेन कूपर पीछे की सीट पर बैठा था और जैसे ही प्लेन ने अपनी उड़ान भरी, कूपर अपने अगले कदम के लिए तैयार हो गया। उड़ान भरते ही उसने सिगरेट जलाई और फ्लाइट अटेंडेंट से एक ड्रिंक मांगी। ड्रिंक मिलने के साथ ही उसने पैसे का भुगतान भी किया। कुछ देर बाद उसने फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाया और कागज पर लिखकर उसे कुछ दिया। अटेंडेंट को लगा कि कूपर कोई तनहा बिजनेसमैन था, उसने अपना नंबर दिया है। लिहाजा उसने बिना देखे उस कागज के टुकड़े को अपने बैग में रख लिया। लेकिन थोड़ी देर बाद कूपर लौट कर आया और दोबारा से अटेंडेंट के पास आकर बैठ गया। अगले पल उसने धीरे से अटेंडेंट के कान में कहा कि मैडम, अगर आपने उस कागज को पढ़ लिया है तो बहुत बढ़िया, मेरे पास बॉम्ब है और अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं इसे इस्तेमाल करूंगा। तुम हाईजैक हो चुकी हो। ये बात जैसे ही अटेंडेंट के कान में गई, वो सुन्न पड़ गई। इसके साथ ही कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट को बैग खोलकर वो बॉम्ब भी दिखाया। महिला फ्लाइट अटेंडेंट के मुताबिक उसमें कुछ तार और डायनामाइट की छड़ी दिख रही थी। डेन कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट को अपनी सारी डिमांड्स बताई कि नियरेस्ट एयरपोर्ट पर इस फ्लाइट की लैंडिंग होनी चाहिए, साथ ही इसमें फ्यूल भरा जाए और इसके बाद उसे $2 लाख और 4 पैराशूट उपलब्ध करवाए जाएं। साथ ही डेन कूपर ने अटेंडेंट को कहा कि फ्लाइट में किसी को भी कानो कान इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। फ्लाइट अटेंडेंट ने फौरन ही इस बात की जानकारी पायलट को दी। खबर सुनते ही पायलट अपने कक्ष से बाहर आया। उसने देखा कि कूपर काले चश्मे लगाकर बड़े ही इत्मीनान से बैठा हुआ है। वो समझ चुका था कि कूपर की पूरी तैयारी थी। पायलट ने भी देरी ना करते हुए इस बात की जानकारी सिएटल के एटीसी को दी। वहीं सिएटल में प्लेन हाईजैकिंग की खबर लगते ही सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस सख्ती में आ गई। आनन फानन में प्लेन के पायलट से बात की गई। इसके बाद शुरू हुआ बैठकों का दौर। हर कोई हैरान था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जानकारी जुटाने में लग गई कि आखिर हाईजैकर कौन है। पूरी जानकारी निकाली गई तो पता चला कि डेन कूपर नाम के आदमी ने प्लेन को हाईजैक कर लिया है। हालांकि एफबीआई के पास कूपर की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने उसकी सभी डिमांड्स मान ली। चूंकि एफबीआई को नोटों के सारे सीरियल नंबर मालूम थे, लिहाजा उनका प्राइम टारगेट यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने का था। क्योंकि डेन कूपर को बाद में भी पकड़ा जा सकता था, लिहाजा एफबीआई ने फिरौती की रकम देने की बात कही। प्लेन लैंड होते ही एक आदमी पैसे और पैराशूट लेकर प्लेन तक पहुंचा। अटेंडेंट पर बंदूक तानकर कूपर ने सारा पैसा अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान विमान में ईंधन भी भर दिया गया। डिमांड पूरी होने के बाद कूपर ने यात्रियों को रिलीज कर दिया, लेकिन केबिन क्रू को उसने नहीं छोड़ा।
यात्रियों ने राहत की सांस ली, लेकिन अब किसी को यह नहीं पता था कि हाईजैकर का अगला कदम क्या होगा। उसने पायलटों को 10,000 फीट की ऊंचाई पर 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से मैक्सिको सिटी की ओर उड़ान भरने के लिए कहा। पायलटों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि कूपर क्या करना चाह रहा था। इस दौरान जमीन पर एफबीआई के हाथ पांव फूले हुए थे। वो चाहते तो एयरपोर्ट पर ही कमांडोज को भेजकर कार्रवाई करा सकते थे, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब तक प्लेन रनवे छोड़ चुका था और मैक्सिको की तरफ बढ़ रहा था। इस बीच 2 लड़ाकू विमान भी प्लेन का पीछा कर रहे थे। और दोस्तों, यहां से शुरू होता है इस प्लेन हाईजैकिंग का असली खेल, क्योंकि डैन कूपर के दिमाग में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। पायलट्स कुछ और कयास लगा रहे थे तो सुरक्षा एजेंसियां कुछ और, लेकिन जो डैन कूपर के दिमाग में चल रहा था वो बेहद शातिर था। हवाई जहाज में शांति थी, लेकिन बाहर का मौसम खराब था। तेज बारिश हो रही थी। 2 फाइटर प्लेन भी इस जहाज के पीछे से किसी भी हरकत पर नजर बनाए हुए थे। प्लेन अभी हवा में ही था कि कूपर ने सभी क्रू मेंबर्स को पायलट के केबिन में जाने के लिए कहा। उसने यह भी कहा कि दरवाजा अंदर से बंद रखें। तभी पायलट्स ने देखा कि प्लेन में हवा का दबाव एकदम से कम होने लगा है। पायलट दौड़कर बाहर आए तो देखा कि प्लेन का दरवाजा खुला हुआ है। उसने तुरंत ही इधर उधर देखना शुरू किया, लेकिन उसे कूपर कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने अंदाजा लगाया कि शायद कूपर जहाज से कूद गया है। बड़ी बात तो यह थी कि पीछे उड़ रहे फाइटर जेट्स में भी उसे कूदते हुए नहीं देखा था, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी। कूपर के प्लेन से कूदने के बाद फ्लाइट में मौजूद पायलट ने देखा कि जिस बैग में बम था वो अब वहां नहीं था। मौके पर केवल एक पैराशूट, सिगरेट के टुकड़े और फिंगरप्रिंट्स ही रह गए। पायलट ने फौरन ही इसकी जानकारी एटीसी को दी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कूपर ने इतनी ऊंचाई से कूदा क्यों। सवाल यह भी था कि पैसों से भरे बैग के साथ क्या वो सही सलामत नीचे उतरा होगा। जांचकर्ताओं की माने तो इतने भारी बैग के साथ पैराशूट से सही सलामत नीचे नहीं उतरा जा सकता था। कूपर जिस जगह पर प्लेन से कूदा था वो पहाड़ी जंगलों से घिरी थी। ये जगह सिएटल और रेनो के बीच में थी। करीब 3.5 घंटे के बाद हाईजैक हुआ प्लेन रेनो में सही सलामत लैंड कर गया। लैंड करते ही जांच एजेंसियों ने प्लेन का रुख किया। मौके पर उन्हें ना तो बम मिला और ना ही कोई सबूत। जांच एजेंसियों को समझ में आ गया था कि लापता कूपर को ढूंढना आसान नहीं होगा। कूपर की तलाश में वायुसेना से लेकर एफबीआई और नेशनल गार्ड सभी जुट गए। वहीं जिस जगह पर कूपर प्लेन से कूदा था वहां पर भी उसकी तलाश में सबसे बड़ा अभियान शुरू किया गया। हर कोई उसकी तलाश में जुट गया। प्लेन से कूदने से पहले कूपर ने अपनी टाई भी वहां छोड़ दी थी, जो उसकी पहचान का एकमात्र सबूत थी। जांच एजेंसियों ने एक एक करके प्लेन में सवार हर यात्री से पूछताछ की। सबसे बड़ी बात यह थी कि जांच में जुटी एजेंसियों के पास कूपर का कोई फोटो नहीं था। यात्रियों से पूछताछ के आधार पर एक स्केच बनाया गया, जिसके आधार पर कूपर की तलाश शुरू हुई। सवाल यह भी था कि कूपर का ये नाम सही भी था या उसने फर्जी नाम से टिकट बुक करवाया था। एफबीआई ने ओरेगन शहर में डैन कूपर नाम के सभी लोगों की तलाश शुरू कर दी। उधर एफबीआई की मदद से वायुसेना ने एक बार फिर से उसी तरह से हवाई जहाज से एक शख्स को कुदाकर घटना का नाट्य रूपांतरण भी किया, ताकि पता लगाया जा सके कि जहाज से कूदने के बाद कूपर का क्या हुआ होगा। जिस जगह वो कूदा था उसके पास मरविन झील थी। इस झील के आसपास के इलाके को खंगालना शुरू कर दिया। शुरुआत में जांच एजेंसियों को लगा कि इतने वजन के साथ पैराशूट से कूदना आसान नहीं होगा।
कई सालों तक एफबीआई इस केस की जांच करती रही, कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया, लेकिन उसे कोई कामयाबी नजर नहीं आई। आखिर 9 साल बाद एफबीआई को वो हासिल हुआ जिसने इस केस में नई जान डाल दी। साल 1971 के बाद करीब 7 सालों तक एफबीआई डीबी कूपर या कहें कि डेन कूपर की तलाश में जुटी रही, लेकिन ना तो इस केस में कूपर मिला और ना ही उससे जुड़ा कोई सुराग। लेकिन 1978 में वॉशिंगटन के केसल रॉक के पास एक हिरण के शिकारी को उस हाईजैक हुए प्लेन की सीढ़ियां मिली। केसल रॉक का इलाका उसी मरविन झील के पास है जहां शुरुआती दौर में एफबीआई और वायुसेना कूपर की तलाश कर रही थी। ये सीढ़ी मिलने के बाद जांच एजेंसियों को एक नया सुराग मिला जिससे उनकी जांच आगे बढ़ सकी। 2 साल बीतने के बाद भी जांच एजेंसी के पास कुछ ही सुराग थे, लेकिन साल 1980 में मरविन झील से 20 मील दूर वॉशिंगटन के पास कोलंबिया नदी के रेतीले तट पर करीब $5,800 दबे मिले। पानी की वजह से पैसे खराब हो चुके थे। पुलिस को समझ नहीं आया कि ये पैसे कहां से आए, लेकिन जब नोटों के सीरियल नंबर की जांच हुई तो पता चला कि ये वही रुपए थे जो डेन कूपर को दिए गए थे। पुलिस के लिए ये एक बड़ा सुराग था। ये पैसे उसी बंडल में से थे जिसमें रखकर ये कूपर को दिए गए थे। इन सबूतों के मिलने से पुलिस की जांच को बल मिला, क्योंकि नए सबूत ये बता रहे थे कि अभी ये केस खत्म नहीं हुआ है। एफबीआई ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया। काफी सालों तक जांच चलती रही, लेकिन कुछ नहीं हो सका। समय बीतता गया, ना कूपर का सुराग लग पाया और ना ही पैसों का। डेन कूपर ने आखिर इतने सारे रुपयों का क्या किया होगा? वो कहां गायब हो गया होगा और वो कौन था? लेकिन वो जो भी था उसे अमेरिका कभी नहीं भूल सकता है, क्योंकि ये उसके लिए एक बेहद शर्मिंदगी वाली कहानी है। अमेरिका में हुआ ये प्लेन हाईजैकिंग केस इतिहास में एक अनसुलझे रहस्य के रूप में दर्ज है, क्योंकि केस सोल्व होना तो दूर की कौड़ी है। लोगों को आज तक ये भी नहीं मालूम कि जो डेन कूपर है वो असली था या फिर कोई और। सालों बाद 2008 में थोड़ी आशा की किरण नजर आई जब मरविन झील से 6 मील की दूरी पर वॉशिंगटन के नजदीक पैराशूट का एक टुकड़ा मिला। जांच में पता चला कि ये टुकड़ा उन पैराशूट्स में से एक था जो कूपर को दिए गए थे। साल बीतने के साथ ही एफबीआई के सामने सबूत तो आ रहे थे, लेकिन बस कूपर ही एक शख्सियत बन गया जो अभी तक नहीं मिला था। अब तक डीबी कूपर प्लेन हाईजैकिंग के मामले में एफबीआई के लिए एक अबूझ पहेली बन गया था, जिसका सिर्फ नाम और एक स्केच उसके पास था। इसके अलावा कोई सुराग नहीं था। सालों की जांच के बाद भी एफबीआई को यह पता नहीं चल पाया कि कूपर प्लेन से गिरने के बाद बच गया था या फिर उसकी मौत हो गई। विशेषज्ञ मानते हैं कि इतनी ऊंचाई से इतने वजन के साथ सही सलामत गिरना मुमकिन नहीं था। ऐसा भी माना जा रहा है कि वजन ज्यादा होने पर कूपर ने एक बैग फेंक दिया होगा और वो पैराशूट से सही सलामत उतर गया होगा। करीब 46 साल बाद एफबीआई ने इस जांच को बंद कर दिया। इतने साल बीतने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि कूपर अब जिंदा नहीं रहा होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर सकते हैं। साथ ही हमारे इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।